नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर होटेलियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुमित सूरी जी। आपका स्वागत है सुमित जी। नमस्कार प्रकाश जी। सुमित जी, ये बताएं, इंदौर में होटल इंडस्ट्री को लेकर आपने काफी अगुवाई की है, आपकी लीडरशिप में ही एक एसोसिएशन बना है। पूरे प्रदेश में ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है, दूसरे राज्यों में है, दूसरे शहरों में है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? ये मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो मेरे से पहले एसोसिएशन था जी। मैं इस एसोसिएशन का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष हूँ, ये जरूर कह लें। और मेरे से पहले काफ़ी वरिष्ठ लोग इस एसोसिएशन में रहे। ये एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से चल रहा है। मैंने तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है 7 साल से इसका अध्यक्ष हूँ और सर्वसहमति से बगैर किसी चुनाव के हर वर्ष वापस बन जाता हूँ अध्यक्ष, इस तरीके। पर मेरे से पहले एसोसिएशन था और आवश्यकता इस एसोसिएशन की सिर्फ इसलिए है कि हम इस बहाने एक दूसरे से मिल लेते हैं, हम हमारे होटेलियर्स को, साथियों को एजुकेट करते हैं। प्रदेश का एसोसिएशन बना रहे हैं आप अभी? प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। कहाँ अलग अलग प्रयास? प्रयास ये है कि मैंने और सयाजी होटल के ओनर साजिद भाई, हम दोनों ने ये एसोसिएशन में, साजिद भाई वाइस प्रेसिडेंट हैं, साजिद भाई ने और मैंने ये बीड़ा उठाया कि हम अलग अलग शहरों में जाके होटेलियर्स को सजग करेंगे और उनकी छोटी छोटी एसोसिएशंस फॉर्म करेंगे, फिर फाइनली एक प्रदेश की बॉडी बनाएंगे। मध्य प्रदेश में होटल्स पर बहुत ज्यादा टैक्स है। हाँ। एक तरफ केंद्र का सर्विस टैक्स तो है ही, लग्जरी टैक्स भी है, मनोरंजन कर भी, इंटरटेनमेंट टैक्स भी है। हाँ। तो कितने टैक्स हो जाते हैं करीब करीब? तकरीबन आप माने ये टैक्स होटेलियर पे और साथ साथ इनडायरेक्टली जनता पे है। आप माने कि हमें 23.5% तक, जिस हिसाब से होटल का साइज टर्नओवर होता है, ये टैक्स लगता है। कम से कम देखें तो कहीं 15.5% तो मिनिमम पड़ता है और हायर साइड पे चले जाएंगे तो 23% तक भी टैक्सेस, यानी अलग अलग चौथाई पैसा सरकार को देना है। बिल्कुल देना है और उसके बदले में बहुत कुछ लेना नहीं है। आपके मैरिज गार्डन्स भी हैं, होटल हैं जो मैरिज गार्डन के रूप में चल रहे हैं प्राकृतिक, क्या स्थिति? होटल ही है, वहाँ पे शादियाँ भी होती हैं और मैरिज, जहाँ मतलब उसको अपन गार्डन कह लें। वैसे तो प्राथमिकता होटल ही है, वहाँ पे कमरे भी हैं सभी जगह पे और वहाँ है मेरे पास। अब वहाँ मैरिज गार्डन्स में भी सरकार ने टैक्स लगा दिया है, इंटरटेनमेंट टैक्स। सरकार, तो शादी करना भी लग्जरी है। हाँ, मेरे वही आग्रह था कि सरकार की निगाह में शादी भी विलासिता की श्रेणी में आ गया है। हाँ। हिंदू रीति के हिसाब से पणिग्रहण संस्कार होता है हम लोगों का, तो शादी, हम सभी लोगों ने निवेदन किया था माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि शादी को कम से कम आप विलासिता की या मनोरंजन कर की श्रेणी में ना रखें जी। और ना शादी मनोरंजन है, ना शादी विलासिता है, तो उसको इस श्रेणी से हटाया जाए और उसको कम से कम मुक्त किया जाए, ताकि एक शादी करने के लिए हम जगह उपलब्ध कराते हैं। शहर के बीच में जगह बनाना, इतनी बड़ी जगह को होल्ड करके रखना एक समस्या तो रहती है। तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि समाज में अगर हमने ये गार्डन ना चलाए या व्यवस्थाएं बंद कर दी तो आदमी जगह जगह चौराहे पे रोक के या मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए सोसाइटी के बगीचे, धर्मशालाएं तो खत्म हो गई जा रही है। उसमें भी उन्होंने टैक्स की लिमिटेशन 5 लाख से ज़्यादा टर्नओवर वाले संस्थान के ऊपर रखी। 5 लाख का टर्नओवर आज कुछ भी नहीं है सर। मेरे हिसाब से एक भी ऐसा होटल, गार्डन या धर्मशाला नहीं होगी जिसका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 5 लाख ना हो जी। तो इसको इससे निकालना चाहिए, मुक्त करेगी सरकार तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सहयोग मिलेगा। कर की चोरी में जो बढ़त हो रही है उसमें कहीं कमी होगी। सरकार होटल को इंडस्ट्री मानती है जी, लेकिन आप पर नियम कायदे अभी इंडस्ट्री से ज्यादा हैं। बिजली आपको महंगी मिल रही है। किस भाव में आपको बिजली मिलती है? तकरीबन वही जो आप कमर्शियल रेट में दी जाती है वही दी जा रही है। मतलब होटल की इंडस्ट्रियल रेट वाली बिजली नहीं लगाती। इंडस्ट्री में 4 रुपए के लगभग श्रेणी है। हाँ। और होटल की 7-8 रुपए के लगभग पड़ती है, जो कमर्शियल टैरिफ है हम लोगों का। पानी के बारे में भी यही वही है। तो हमें निवेदन ये था कि या तो हमें जहाँ ज्यादा पैसा लगता है वहाँ इंडस्ट्री में डाल दिया जाता है, जहाँ कम लगता है उस जगह पे हमें वापस उसको कमर्शियल ट्रीट कर लिया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स आप देखेंगे तो हम लोगों के ऊपर वही कमर्शियल स्लैब से लगता है। हमारे भूखंड का उपयोग, जबकि आवासीय में होटल अनुमति है, तो हमें हर हिसाब से आवासीय भूखंड पे अगर होटल चलाने की अनुमति है जी, आवासीय श्रेणी में भूखंड पे ऊपर होटल बनाने की, चलाने की अनुमति है, तो हमें उसी हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स कॉर्पोरेशन को लगाना चाहिए, उसी हिसाब से बिजली देनी चाहिए, उसी हिसाब से पानी के बिल जनरेट करने चाहिए। तो ये आग्रह किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार जब सबकी सुन रही है तो शायद हमारा भी नंबर आएगा। यानी एक तरफ तो सरकार कहती है कि होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, टूरिज्म को बढ़ाया जाए। हमारा DIC में रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। अच्छा,
डीआईसी जो है वो इंडस्ट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, तो होटल का डीआईसी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही अन्य लाइसेंस दिए जाते हैं। तो जब हमें डीआईसी में रजिस्टर्ड कर रहे हैं आप, तो मतलब आप कमर्शियल संकुल हैं या इंडस्ट्री हैं, ये सरकार की सुविधा पर है और सरकार के फायदे हाँ, हाँ, कह सकते हैं आप, बिल्कुल। आपने अभी एक स्कूल भी खोला है, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में आप पार्टनर हैं। क्या है ये स्कूल, इसके बारे में कुछ? ये ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल है, 8 कंट्री में उसकी प्रेजेंस है। और हिंदुस्तान में सूरत में एक स्कूल चालू हो गया, नोएडा में कर दिया है, हमारा इंदौर स्कूल चालू हो गया, और बेंगलोर और हैदराबाद इस साल चालू हो जाएगा। बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद, ये एक इंटरनेशनल स्कूल है। इसके अंदर जस्टिस CS धर्माधिकारी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो गांधीवादी रहे हमेशा से, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, और काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। प्रोफेसर MG के मेनन साहब इसके अंदर रहे, LM सिंघवी साहब ने, इसके सभी फाउंडर हैं ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन की। ये स्कूल चालू किया गया था विदेशों में हिंदुस्तान भारतीय मूल की विद्या देने के लिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की ये इच्छा थी कि जब आप विदेश में ये सुविधाएं दे रहे हैं तो क्यों ना हिंदुस्तान में भी ये दीजिए। तो उनके आग्रह पे इन सभी लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान में चालू भारत के लोग, भारत विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए अच्छा स्कूल खोल सकते हैं, तो अपने देश में भी यहाँ खोलें। ये कलाम साहब का आग्रह था जब वो सिंगापुर स्कूल गए थे। इंदौर में तो इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल से शुरू करें, आप बाईपास होते हुए जाएं तो एमरल्ड हाइट्स तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे स्कूल, दर्जनों स्कूल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल शिक्षा अकेडमी है, शिशुकुंज है, दिल्ली कॉलेज है, सत्य साई विद्या विहार है, सिका स्कूल है। बिल्कुल है। आपका स्कूल कैसे अलग है इससे? हमारे स्कूल में एक तो हर स्कूल में महात्मा गांधी सेंटर फॉर थॉट्स एंड वैल्यूज है, जिसके अंदर की महात्मा गांधी की जीवनी, लाइफस्टाइल, उनका चरखा जिससे सूत काता जाता है, उस तरीके का एक पूरा एक रूम बना हुआ है जो कि ह्यूमन वैल्यूज को बताता है जी। दूसरा, हमारे स्कूल में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सेंटर है, जिसमें दूसरे देशों में जहाँ हमारे स्कूल हैं वहाँ की शिक्षिकाएँ, टीचर्स, जो भी वहाँ की अच्छे चीज़ें हैं वो यहाँ बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पढ़ा देते हैं। फिर हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स विदेश के बच्चों से हफ्ते में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करते हैं, तो उनका एक्सपोजर बढ़ता है। फिर हमारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स अलग अलग स्कूलों में होंगी, उससे भी फायदा मिलेगा। तो ये इंटरनेशनल स्कूल है, पूरे असल मायने में एक इंटरनेशनल स्कूल है, ग्लोबली कॉम्पिटिशन हमारे स्कूलों में रहेगा। और अभी हम लोगों के स्कूल को पिछले साल CBSE के वर्ल्ड टॉपर जो रहे हैं उसमें चौथे स्थान पे जो वर्ल्ड टॉपर थे, दूसरे स्थान पे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, दूसरे स्थान पे जो वर्ल्ड टॉपर्स थी वो हमारे स्कूल से थी, 2 स्टूडेंट। नारायण मूर्ति जी भी जुड़े हैं स्कूल से? नारायण मूर्ति साहब मेंटर हैं इस स्कूल के अंदर, कुछ उनकी तरफ से हमारे बराबर मार्गदर्शन है। और सिंगापुर स्कूल को डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर उनका आवागमन रहता है, लास्ट मंथ होकर के आए हैं वो। और उम्मीद करेंगे कि जब इंदौर स्कूल बेहतर होगा तो उनका आश्वासन है कि वो यहाँ ज़रूर रहेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फिर होटल इंडस्ट्री, और आप एजुकेशन में आप गए हैं, तो क्या पर्पज़ रहा इसमें जाने का? स्कूल का काम मैं उसको एक इंडस्ट्री काम या उस तरीके से नहीं लेकर के चल रहा है। स्कूल मेरा एक मिशन है, ये एक नोबल कॉज है। जो मेरा नाम है ओमनी, ओम मेरे पिताजी का नाम है, निर्मल मेरी माँ का नाम है, दोनों को जोड़ करके हमने ओमनी बनाया था। तो जो पहला स्कूल चालू किया उसका लैंडमार्क ओमनी प्राइड है। मेरा स्कूल के पीछे आशय है कि इस जगह पे जहाँ मैंने स्कूल चालू करा वहाँ वो जगह ज़मीन ना रहे, वो एक यज्ञशाला की तरह काम करे, और वहाँ मैं, मेरे साथ और मेरे जितने सहयोगी हैं, टीचर्स हैं और मित्र हैं, आप हैं, हम सब लोग मिलकर एक आहुति दे रहे हैं उसको बढ़ाने में। यहाँ से जो जनरेशन्स निकलेंगे उनको देख के जो प्रसन्नता होगी, मेरा ध्येय उसमें कमर्शियल बिल्कुल नहीं है। धार रोड पर स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य है? अधिकतर स्कूल तो इस तरफ है, यही उद्देश्य था कि अधिकतर स्कूल इस जगह पे हैं और धार रोड पे स्कूल नहीं है, तो वहाँ भी स्कूल होना चाहिए। और मुझे मतलब उस क्षेत्र के लोगों को भी देखना पड़ेगा। आज अधिकतम बढ़िया स्कूलों की बसें पुल के उस पार जाती ही नहीं है। वो एडमिशन फॉर्म में देख लेते हैं कि वहाँ का व्यक्ति है तो बुला के उसको रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हम लोग वहाँ बस सर्विस नहीं दे सकते। तो एक अच्छे स्कूल की आवश्यकता उस क्षेत्र में थी, उस चीज़ को समझते हुए। और दूसरा, जिस ज़मीन पे मैंने ये स्कूल बनाया वो ज़मीन मेरे पिताजी की पहली परचेज थी, यूँ कह सकते हैं। बहुत संघर्ष के समय से निकले मेरे आदर्श, मेरे भगवान, मेरे पिताजी, तो उनकी पहली परचेज थी। तो उस ज़मीन पे कोई अच्छा नेक काम करने की इच्छा थी, तो वो कहीं भी होती वो जगह में स्कूल वहीं खुलता। इंदौर में होटल इंडस्ट्री की बात करें, वापस हम होटल पे लौटते हैं। होटल इंडस्ट्री, इंदौर की होटल इंडस्ट्री आप कहाँ पाते हैं, देश में और प्रदेश में? ठीक ठाक होटल है इंदौर? ठीक ठाक नहीं सब, मैं होटल तो अच्छे हैं
पर जो रिटर्न, जो इसके अंदर हम लोगों को सुविधाएं चाहिए, हाँ। उस जगह मैं पाऊंगा कि साहब बिल्कुल अभी हमें संतुष्टि नहीं है। हमें सरकार से भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, इंदौर शहर को वो विकसित करें, इंदौर शहर में लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ, आसपास इतने अच्छे स्पॉट्स हैं। हम होटल का किराया वो नहीं ले सकते जो आज भोपाल का टैरिफ है। आज हमारे टैरिफ और भोपाल के टैरिफ में फ़र्क है। हमारे भोपाल में ज़्यादा टैरिफ है, हमारे से ज़्यादा टैरिफ है। और भोपाल में, ग्वालियर में, बाकी ग्वालियर तक मैं आपसे बोलूँगा कि हमारे से अच्छे टैरिफ जाते हैं। यहाँ मैरिजेस एक बहुत बड़ा साधन है जिसकी वजह से इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है और बड़े होटल ग्रुप आ रहे हैं। अन्यथा और ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ अभी हमें सब कुछ सपोर्ट मिला हुआ नहीं है। क्या ये सही कि इंदौर में होटल इंडस्ट्री में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है? नहीं, या ऑफर प्राइस चलती है? ये ऑफर तो सब चलन सभी इंडस्ट्री में है, इसलिए होटल अछूता नहीं है। हाँ। आज मतलब मैं आपसे बोलूँ, आपके मीडिया में भी मैं आपसे बात करने आऊँगा या कोई व्यक्ति कमर्शियली बात करने आएगा तो जो रिप्रेजेंटेटिव जाता होगा आप पूछिए, उनसे बार्गेन करते होंगे। क्योंकि ये चलन बाजार का है इसलिए किया जाता है। पर आज मैं फिक्स प्राइस पे ही काम करता हूँ। मेरे किसी भी ग्रुप में हम लोग बार्गेन को अवॉइड करते हैं, नेगोशिएशंस नहीं करते। इंदौर में टूरिस्ट काफ़ी कम आते हैं अपेक्षाकृत जी। आप और जगह से देखिए, यातायात के नजरिए से इंदौर बड़ा कटा हुआ सा है। हाँ जी। अभी कुछ फ्लाइट शुरू हुई है। हम लोगों ने बहुत आग्रह करने के बाद यहाँ रहे। दुरंतों के लिए भी हमारी एसोसिएशन 10 बार मिली कम से कम रेल मंत्री से। जी, इसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ा दुरंतों के लिए? हाँ, हम लोगों ने बराबर निरंतर पत्राचार और मिलने के माध्यम से हमारी नेशनल एसोसिएशन ने भी खूब प्रयास करा इंदौर के लिए। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर होटल इंडस्ट्री बढ़े, लोगों को रोजगार मिले? हम लोग बहुत फॉर्चुनेटिंग हैं, हमारे आसपास बहुत अच्छे जगह हैं। महाकाल है, ओंकारेश्वर है, पानी की व्यवस्थाएं भी बहुत दूर नहीं जाना पड़ता जी। पहाड़ियाँ भी अच्छी हैं, ग्रीनरी भी है, राला मंडल है। इन कुछ स्पॉट्स को विकसित कर दिया जाए। हाँ। इससे अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाए, एक्सेस अच्छी हो जाए, सड़कें ठीक हो जाए तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, सब बराबर बढ़ेगी। यहाँ लेजर टूरिस्ट ज़्यादा है या बिजनेस टूरिस्ट? बिजनेस टूरिस्ट ज़्यादा है सर। बिजनेस टूरिस्ट ज़्यादा है। और इसकी संख्या बढ़ेगी जिस तरह TCS इन्फोसिस की बात चल रही है? नहीं, पर ये लोग आएंगे तो ये तो खुद के सेंटर्स लेकर के आएंगे साहब। इनके कैंपस में ही अकोमोडेशन की व्यवस्थाएं भी लाएंगे। अब आज TCS में कोई एम्प्लॉय अगर आएगा तो उसको 15 दिन रहने के लिए कंपनी की तरफ से हॉस्टल मिलेगा या जगह मिलेगी। तो जब तक उनका निर्माण पूरा नहीं होता जब तक तो होटल को जगह मिलेगी। हाँ। बाकी फिर हाँ, रेस्टोरेंट वाला साइड बोलता हूँ, जो कमरे ना हैं जिसमें, तो ये जो कि बाहर से जो लोग आएंगे तो उन्हें फूड की हैबिट्स, बाहर आना जाना, ये सब चीज़ें, तो उसका लाभ जरूर मिलेगा इंडस्ट्री को। भोपाल और इंदौर में ऐसी क्या खूबी? कई बार मुझे लगता है भोपाल में मुझे लगता है कि अगर इतनी अच्छी जगह इंदौर में के किसी होटलियर के पास होती तो वो उसे बहुत बढ़िया बना सकते थे। ऐसा क्यों है? क्या इतना अंतर क्यों है? हरियाली प्लानिंग अच्छी करी हुई सर, विकसित किया हुआ है। आज भोपाल की प्लानिंग, भोपाल का रोड चौड़ाई, सारा प्लान, सिटी प्लान बहुत अच्छी है भोपाल। उसका फायदा मिलता है सर, क्योंकि आज हम नया इंदौर प्लान कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं अच्छा बने। पर जो पुरानी प्लानिंग करी हुई है या जो अब BRTS, इन सब चीज़ों की समस्याएं आप देख रहे हैं, तो आज कोई भी होटलियर जहाँ बैठा है उसके लिए समस्या है सर। मेन पावर बड़ी समस्या होती है होटल इंडस्ट्री के लिए, तो कैसे आप उसको हल करते हैं? हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रयास करके इसके लिए। शासन से इसके लिए भी मांग करी थी तो एक होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट उन्होंने इंदौर के लिए स्वीकृत किया है। हाँ। और उसके अलावा इंदौर में और भी होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट है, कुछ उससे मिल जाता है। बाकी इन हाउस ट्रेनिंग हर होटल के अंदर होती है सर, मैन पावर की। पर समस्या है वो तो टर्नओवर रहता है स्टाफ का। भारत इतना विविधता भरा देश है लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या बहुत ही कम है, 1% के आसपास है। हाँ जी। 20% आबादी वाले देश में अगर 1% टूरिस्ट आते हैं तो यह हम बहुत ही पिछड़े हुए लगते हैं। कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है? भारत की अपनी सोच बदलनी है लोगों की, कि आज भी यहाँ कोई विदेशी आता है तो उससे 1 रुपये की जगह 1.5 रुपये लेने की जो मानसिकता है। हाँ। क्योंकि ये नहीं समझता, भाषा नहीं समझता, समस्या नहीं समझता। टैक्सी वाले से लेके होटल वाले से लेकर के वो किसी ऑफिस में जाएगा तो हर जगह उस मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। ये सोचा जाए कि इसको जितना हम अच्छे से रखेंगे, मेहमान की तरह रखेंगे, तो ये हमें आगे लाभान्वित करेगा। तो एक जो मानसिकता है उससे उभरा जाए तो हम टूरिस्ट का सम्मान करना शुरू करें तो बढ़ेगा टूरिस्ट। नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों इंदौर आए थे तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमारा गुजरात में ये पिछले 1 वर्ष में टूरिज्म डिपार्टमेंट का ग्रोथ, इस सेक्टर का ग्रोथ 41% है। बिल्कुल है। और हमारे यहाँ 10% भी नहीं है। हमें इसका कारण क्या है? क्या हमारे मध्य प्रदेश पर्यटन के जो विज्ञापन
सबसे घटिया विज्ञापन अगर पर्यटन के देखेंगे, सबसे घटिया सर, वो मध्य प्रदेश के क्यों? सबसे अजब है, सबसे गजब है एमपी। हाँ, अजब मतलब है, हम सबसे गजब है, हम सबसे नहीं, वो एमपी अजब है, गजब है। हाँ, वो तो गजब और अजब ही है, वो गजब और अजब इसी हिसाब से इतने अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं जिससे टीवी में दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके बजाय हम कहीं कार्टून पे जाएंगे, कहीं मोनोलॉग पे जाएंगे, कहीं नहीं है नौटंकी पे जाएंगे। पर बहुत ज्यादा R&D करने की आवश्यकता है, प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा हमारे ही होटेलियर बंधुओं को, अगर कोई मौका दिया जाए कि आप मांडव में 4 ऐसी जगह उसको विकसित करें, डेवलप करें, साथ जाएं, आगे बढ़ें, वो जगह आपको प्राइवेट सोर्स के लिए दी जा रही है, वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर लीजिए, रख रखाव करेंगे। ऐसे कई प्लेयर्स हैं। इंदौर में एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर प्लान करना चाहिए, जगह आवंटित करके देना चाहिए, टैक्सेशन के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। मैं 2005 की बात करूं तो 1995 में एक टूरिज्म पॉलिसी बनी थी, 1995 में। उसके अंदर नए होटल बनने के ऊपर सब्सिडी थी, छूट थी कि आपको 10 साल पहले से 17 साल पहले ये योजना थी, वो अब बंद हो गई है। जो अब उसके ऊपर अगर मैं सोचूं कि आज मैं नया होटल बना रहा हूँ और मुझे लग्जरी टैक्स के ऊपर छूट मिल जाए, तो वो छूट लेने में आज मेरे हिसाब से 10 साल पूरे हो जाएंगे और मेरी छूट नहीं ले पाऊंगा। आदिवासी इलाकों में होटल खोलने में कोई छूट है? छूट साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो आदिवासी नहीं सभी इलाकों में है कि आपने जो लागत करी है अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है जी, तो वो आप 10 वर्ष में उस लागत को इनकम टैक्स फ्री, उसके ऊपर उतनी कमाई के ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। तो इस तरीके की 1 करोड़ से ज़्यादा की है, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने किसी होटल में लगाए हैं निर्माण करने में, तो वो होटल के ऊपर आपको जो आपकी लागत है वो 10 वर्षों तक जितनी भी आपकी आय होगी उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और डिटेल में इसकी जानकारी मिल जाएगी वेबसाइट पे। नए लोग अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहें तो उनके लिए क्या आपका सुझाव होगा? मेरा सुझाव है साहब, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा पैसा एक अलग बात है, जो रिलेशन, जो संबंध, जो आप किसी व्यक्ति के जिस तरीके से, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश संबंधों पर ही जुड़ा हुआ है, अतिथि देवो भव हमारी, तो वो आपको अगर कहीं ना कहीं कुछ मिलता है तो वो इस इंडस्ट्री से मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं सुबह अगर जब इस इंडस्ट्री में फुल फ्लैश्ड काम किया करता था तो सुबह में क्या काम करने निकला हूँ और करूँगा क्या दिन तक मुझे ये नहीं पता। डेली हर वक्त हर क्षण नई चुनौती, नया आदमी, नई बात, नई चीज़ होगी, तो सीखने का मिलता है। तो यंगस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ करने को मिलेगा। जितने भारत के लोगों ने, जितने भी लोगों ने बाहर जाकर होटल खोले हैं या रेस्टोरेंट खोले हैं, उन्हें बेइंतहा कामयाबी मिली, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। तो अपनी अपनी कामयाबी में क्या बाधा है? एक तो साहब सरकार की तरफ से जो नियम, जो कंप्लाइंसेस हैं, एक व्यक्ति तो कंप्लाइंसेस के लिए चाहिए साहब पूरे 12 महीने। अगर मैं सोचूं कि मुझे मेरे यहाँ लगने वाले, मैंने क्यों धीरे धीरे आउटसोर्सिंग करके या मैंने अपना काम क्यों धीरे धीरे लोगों में डेलीगेट किया और क्यों करने लगा, इसलिए नहीं कि मैं काम नहीं करना चाहता, मैं काम करने के साथ साथ अपना वो इन्वॉल्वमेंट घटाना चाह रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर से, क्योंकि कंप्लाइंसेस के अंदर बहुत समय लगता है। अब अगला कोई होटल की योजना आपकी? अगला तो जो मेरे यहाँ जो भी चल रहे हैं, मैं अभी इन्हीं में एक्सपेंशन को स्कोप है जी, और अभी मुझे स्कूल को और बढ़ाना है। तो अभी आने वाले 1-2 वर्ष तो मैं नए होटल की तरफ नहीं सोच रहा हूँ, इन्हीं के अंदर जो मुझे सुधार बढ़ाव वो करना है वही करूँगा। सुमित जी, आप आए, हमने बात की ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के बारे में भी हमें बताया जी, होटल इंडस्ट्री के बारे में आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।